हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। और आज डिस्कशन रहने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। गाइस, सिर्फ ना रीड के लिए ये जो ऐसा टॉपिक है ये आपका आईएएस लेवल तक के लिए जाता है। मतलब वो काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके दर्शन ज़रूर होते हैं। एक ना एक क्वेश्चन मतलब एसएससी में तो भर के आते हैं, बट अपना रीड का पेपर है तो रीड के कंटेक्स्ट में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये नेशनल सिंबल्स की बात हो रही है। तो नेशनल सिंबल्स ऑल एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट में ही पड़ जाते हैं। तो सभी एग्ज़ाम को एक साथ इस टॉपिक के हिसाब से क्लियर कर लेंगे, जिसका जो और अदर एग्ज़ाम भी होगा उसमें 1-2 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट सारे जो नेशनल सिंबल्स हैं सबको इंक्लूड किया है इसमें। ऑलमोस्ट सबको 99% जितने मेन हैं उन सबको इंक्लूड किया है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। बढ़िया तरीके से डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाली है, ताकि डिस्क्रिप्टिव वे में डाली है ताकि अपन को दिक्कत ना हो। वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी बिना किसी परेशानी के। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है अपना नेशनल सिंबल्स। लिखा हुआ है आपके राजस्थान के ईवीएस के टॉपिक में, ईवीएस के सब्जेक्ट के सिलेबस में लिखा हुआ है, एज इट इज़ मेंशन है नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक। राजस्थान के स्टेट सिंबल हम पढ़ चुके हैं। अगर किसी को उसको वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकायदा टॉपिक का नाम लिखा हुआ और लिंक जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से जाके देख सकता है। और अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो गाइज, हर देश का कुछ प्राइड होता है, हर देश का कुछ गौरव होता है जो उसके सिंबल्स के ऊपर बेस्ड होता है। देखो, वहाँ के सिटीजन्स के ऊपर भी बेस्ड होता है, लेकिन वहाँ का जो सिंबल होता है वो भी पूरे कंट्री को डिफाइन करता है। हमारे देश में इतनी विविधता है, ठीक है, इतनी क्या कहते हैं डाइवर्सिटी है, विविधता है। तो ऐसी विविधता में भी एकता को बनाए रखने के लिए सिंबल्स का यूज़ होता है। जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, उसके सामने सबका सर झुकता है। हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, उन सबको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हमारा नेशनल एंथम हो गया या नेशनल सॉन्ग हो गया, ठीक है, या नेशनल प्लेज हो गई, इन सब के सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं, मतलब अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं। तो हम सारे एक ही छतरी के नीचे आ जाते हैं। तो बस पूरे देश की यूनिटी को बनाए रखने के लिए और पूरे देश की पहचान बनाए रखने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नेशनल सिंबल्स होते हैं। भारत के पास भी बहुत सारे नेशनल सिंबल्स हैं, उनमें से कुछ के बारे में आज चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर लगाई है। बरगद का पेड़ है, इसके नीचे बौद्ध भगवान बैठ के अपना तपस्या करा करते थे। ये गंगा घाट है, गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मोर जो सुंदरता की मिसाल है। अशोक स्तंभ, जो अशोक चक्र, अशोक स्तंभ जो है, ये हमारे भारत के हर चिन्ह में लगभग देखने को मिलता है। चाहे पैसा हो, चाहे वो कोई स्टैंप हो, सरकारी स्टैंप हो, उसमें इसको अडेप्ट कर रखा है। हमारा देश का गौरव, हमारा भारतीय झंडा, और ये अपना बंगाल टाइगर, लोटस और डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या इंडियन नेशनल फ्लैग, तिरंगा, ट्राई कलर या तिरंगा, अपनी शान अपनी जान तिरंगा, ठीक है। हम सब तिरंगा के बारे में जानते हैं क्या, लेकिन हम इसके बारे में सच में सब कुछ जानते हैं? मैंने आज जब इस स्लाइड को बनाया तो मैंने वो फैक्ट पढ़े जो इसने मुझे चौंका दिया। मतलब आज भी हम लोग रूल्स को तोड़ रहे हैं तिरंगा से रिलेटेड, बट इसके ऊपर कोई एक्शन लेता नहीं है। उसको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें लोग करते हैं, बट अभी पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि तिरंगा के बारे में क्या क्या फैक्ट हमारे नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। तो द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी। फ्रीडम यानी आज़ादी और एकता का प्रतीक है हमारा ये पूरा भारतीय ध्वज, ठीक है। इसके नीचे सारे देश, धर्म, जाति वाति सब लोग इसी के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। और ये किसी में भेद नहीं करता, सबके लिए झंडा एक समान है। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज एंड रेक्टेंगुलर यानी आयताकार शेप विथ 3 कलर। आयताकार है और हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके का है। और इसमें 3 कलर की शेप है। हालांकि डिज़ाइनर मैंने लगाई है, बिल्कुल पट्टी सीधी होती है, ठीक है। ये डिज़ाइन डाला है, बस मैंने लहराता हुआ था तो डिज़ाइन डाला है, बट ये बिल्कुल सीधी पट्टी होती है। इसके साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऊपर हमारा सैफरॉन यानी केसरिया, बीच में सफ़ेद, फिर नेवी ब्लू कलर का अशोक चक्र 24 तिल्लियों के साथ, और नीचे ग्रीन, ठीक है। अब सब कलर की एक मीनिंग समझ लेते हैं कि सिंबलाइज्ड क्या है, मतलब क्या क्या कलर क्या क्या दर्शाता है। तो और डीप ऑरेंज और केसरिया, इसको सैफरन भी कह सकते हैं। इट इज़ अ कलर ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। हमारा कंट्री जो हमारी देश भूमि रही है वो करेज और सेक्रीफाइस की भूमि रही है, इसीलिए इसको सबसे ऊपर रखा जाता है। और जब भी हमारा कोई आर्मी का जवान शहीद होता है तो यही रूल है कि ये ऑरेंज यानी त्याग वाला कलर ऊपर ही रहे, ठीक है। आवर कंट्री हैज़ अ ग्लोरीफाई हिस्ट्री ऑफ करेज एंड कन्विक्शन। हमारे भूमि पर त्याग वगैरह बहुत हुए हैं देश के लिए, भारत माता के लिए, ठीक है। वाइट,
द कलर ऑफ पीस एंड हार्मनी, शांति का है ये प्रतीक, ये वाइट जो है शांति का प्रतीक है। ग्रीन, द कलर स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, समृद्धि। ग्रीन जो है, क्योंकि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जो ग्रीन है वो प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ का प्रतीक है। क्या आपको पता है एक बात, कि भारत का जो ध्वज है पहले वो जाति और धर्म के आधार पर बनाया जा रहा था, 7 बार इसमें चेंजेस हुए, अप्रॉक्सीमेटली 7 बार, क्योंकि पहले वाला जो बना था वो अंग्रेजों ने बनाया था, तो मेरे हिसाब से 7-6 बार इसमें चेंजेस हुए थे। बट उस चेंजेस में भी बहुत धर्म के आधार पर, जैसे ऊपर ऑरेंज केसर या हिंदुओं का, ग्रीन मुसलमानों का और सफ़ेद वाला अन्य धर्म का, बट बाद में इसको चेंज कर करके इसका मीनिंग बदल दिया, और आज इसका मीनिंग यह है कि ऑरेंज जो है वो त्याग का, सफ़ेद है शांति का, और ग्रीन है प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि का। ओके। अशोक चक्र, अशोक चक्र जो है वो कंटिन्यूटी का, इसको धर्म चक्र भी कहते हैं या धर्म चक्र भी कहते हैं। ये कंटिन्यूटी और व्हील ऑफ लॉ कहलाता है। कंटिन्यूटी यानी 24 घंटे चल मानव का विकास। इसके अलावा इसकी जो 24 तिल्लियाँ है, ये एक इंसान के 24 काम को दर्शाती है, 24 वर्क को दर्शाती है जो एक नागरिक में होने चाहिए। 24 ऐसे काम जो एक इंसान में, एक देश के इंसान में, एक देश के नागरिक, एक सिटीजन में होने चाहिए, वो 24 काम सिंबलाइज करती है। इसके अलावा कंटिन्यूटी को दर्शाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 घड़ियाँ दर्शाई है, जहाँ पे एक में 12 बज रहे, एक में 3, एक में 6 और एक में 9, तो पूरे 4 बेसिक घंटे मैंने दर्शा दिया, यानी कंटिन्यूटी को दर्शाता है। इसके अलावा व्हील ऑफ लॉ भी है, यानी धर्म, कानून और न्याय से ऊपर कुछ भी नहीं। तो ये अशोक चक्र इन सबको दर्शाता है। कि नेवी ब्लू में होता है, अगर कोई लाइट ब्लू कह दे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवी ब्लू में ही होना चाहिए। इसके बहुत सारे रूल एंड कोड ऑफ कंडक्ट हैं, मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स, अब इसकी क्या क्या गाइडलाइंस से पढ़ लेते हैं। देखो इसका जो रेशियो है वो 3:2 है, यानी लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग 3:2, जब ब्रेथ और लेंथ हो जाती है तो 2:3, ठीक है। ये चेंज हो सकते हैं, मतलब वैसे तो 3:2 में पढ़ते हैं लेंथ और ब्रेथ और लेंथ यानी 2:3। बाय द लॉ, देखो वैसे तो हमें ये साइज़ पता है, लेकिन ये 9 अलग अलग साइज़ में भी बनाया जाता है, ठीक है। जैसे अपना दिल्ली का तिरंगा है वो काफ़ी बड़े साइज़ में है, तो इस साइज़ में नहीं है, इसमें कुछ और साइज़ ऐड किया गया है, तो 9 अलग अलग साइज़ में भी इसको बनाया जा सकता है, बट बेसिक साइज़ ये है, ठीक है। इसका रेशियो पूछा जाए तो 3:2, बट लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से 3:2 और ब्रेथ और लेंथ के हिसाब से 2:3। ओके। इसके बाद है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी इंडिया के फ्लैग का सम्मान कैसे किया जाए, उसको फहराया कैसे जाए। मैं बता दूं, पहले जो हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया था उसके अकॉर्डिंग, यानी जो रूल था उसके अकॉर्डिंग, कि भारत का फ्लैग सिर्फ 2 ही ओकेजन पर लहराया जा सकता है, एक 26 जनवरी, एक स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को राजपथ पर राष्ट्रपति, और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री। बट बाद में इस चीज़ को चेंज किया गया, और इसके लिए भी 10 साल केस चला था, उसको और डिस्कस कर लेंगे। 2002 से पहले तक तिरंगे केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही फहराया जा सकता था, लेकिन इन 1952 इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति नवीन जिंदल फाइल्ड अ पब्लिक इंटरेस्ट इल्टीगेशन, ठीक है, पिटीशन जनित याचिका इन्होंने जाहिर की, मतलब डाली, और ये मुकदमा 10 साल लगा, ठीक है, 10 साल चला। ये नवीन जिंदल जो थे ये अमेरिका से पढ़ कर आए थे, और वहाँ पे घरों के बाहर फ्लैग लगाना कॉमन था, फ्लैग को बहुत सम्मान दिया जाता था, और कोई फ्लैग लगा देता था। और उसके बाद इस चीज़ को उन्होंने देखा, तो उन्होंने इस चीज़ को इंडिया में फेमिलियर नहीं पाया। उन्होंने देखा कि भाई इंडिया में तो ये चीज़ है ही नहीं, तो उन्होंने इसके क्या किया, अपनी कंपनी के बाहर 1992 में एक फ्लैग होस्ट करने की कोशिश की और लगाया भी। तो इस चीज़ के खिलाफ उनके वहाँ के आसपास के लोगों ने बोला कि नहीं ये लीगल नहीं है, तो उन्होंने इसके खिलाफ पिटीशन फाइल की। फिर 10 साल केस चला, और फाइनली 2001 तक केस चला, फिर सुनवाई वगैरह हुई, फिर संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, और न्यू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 बना, और उस 2002 फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को 26 जनवरी 2002 में लागू कर दिया गया पूरे देश में। और उसके तहत अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के साथ भारतीय ध्वज को हर घर में लहराया और फहराया जा सकता है, ठीक है। इसके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का ध्वज लहराते हैं, वो आज भी इलीगल है, मैं आपको बता दूँ ये चीज़। कोई ध्वज को नीचे नहीं गिरा सकता, कोई जानबूझ के उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। जैसे लाल किले में क्या हुआ था अभी हाल में, जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या नाम है लाल किले का झंडा उतार दिया था, ये सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट थी। ऐसे कोई इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। उसको सीधे हाथ से फहराया जाना चाहिए। बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये सारे रूल्स इस फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में मैंशनड है, ओके। इसके बाद पहले तिरंगे के कपड़े को, जो तिरंगे का डिज़ाइन है वो टी शर्ट पर नहीं लगा सकते थे, या टी शर्ट पर प्रिंट कर देते ना। 2005 से पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था, ये इलीगल था। लेकिन 2005 में एक और अमेंडमेंट हुआ संविधान में, और उसको लीगल कर दिया गया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज भी जो प्लास्टिक का फ्लैग है वो इलीगल ही है। अगर कोई करता है तो उस पर केस हो सकता है, बट इसको कोई सारी नज़रअंदाज करते हैं। दूसरी बात,
फ्लैग लोग लेके सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को अपनी देशभक्ति दिखाते हैं और अगले दिन उसको कूड़े कचरे में फेंकते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि उसमें हमारे त्याग बलिदान सबके सिंबल है और वो सबका हम मतलब बेइज्जती कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमेशा तिरंगे को अपने से ऊपर रखो और कभी झुकाना मत उसको। ठीक है, अब देखो तिरंगे की बहुत बड़ी जर्नी रही है, मैं एक शॉर्ट में समझाऊंगा इस जर्नी को, बहुत ध्यान से समझना। इस जर्नी के बाद जो हम दोबारा मतलब इतना खास इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, इसी जर्नी में मतलब पूरा डिस्कशन हो जाएगा, तो इस जर्नी को ध्यान से सुनना। देखिए सबसे पहले जो हमारा इंडियन फ्लैग है, देखो जो पहला इंडियन फ्लैग उसको माना नहीं जाता, पर स्वामी विवेकानंद जी की एक शिष्या है भगिनी निवेदिता, 1904 में उन्होंने एक झंडा बनाया था, पूरा सैफरॉन कलर का था, थोड़ा रेडिश, वो इसमें मेंशन नहीं है क्योंकि उसको लिस्ट में रखते ही नहीं है। उसके अलावा फिर बंगाल विभाजन हुआ था 5 के आसपास, तो 1906 में एक नया झंडा बनाया गया था, ये वाला, सॉरी एक मिनट, हाँ ये वाला झंडा बनाया गया था और इसको दिखाने की कोशिश की गई थी कि भाई एकता को दिखाने की, ग्रीन और ये रेडिश दिखाने की, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बंगाल में दिखाने के लिए लगाई गई थी। इसके बाद 1907 में जो हमारी बीकाजी कामा है, जो हमारी प्रसिद्ध क्रांतिकारी माँ मानी जाती है, भारतीय क्रांतिकारी माँ के नाम से वो उनकी प्रसिद्धि है, मैडम बीकाजी कामा। उन्होंने 1907 में विदेशी सरजमीन पर यानी फॉरेन लैंड पर ये झंडा फहराया था, और कहाँ पर फहराया था, स्टुटगार्ड जर्मनी में फहराया था, और इसको बनाने में वीर सावरकर जी ने मदद की थी। उसके बाद 1917 में हमारे जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने इस झंडे को बनाने की कोशिश की थी, ये वाला झंडा बनाया था, लेकिन इसको लोगों ने पॉपुलैरिटी से नहीं माना, क्योंकि उस समय आग लगी हुई थी लोगों के सीने में कि हमारा अपना खुद का ध्वज हो या अपने खुद की चीज़ें ही हो, तो ये जो अंग्रेज़ों का ध्वज था ये इसमें लगा हुआ था, इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ 1917 में। फिर 1921 में पिंगली वेंकैया जी जो थे उनको अपॉइंट किया गया, उन्हें बोला गया कि ध्वज बनाइए, तो उन्होंने पहले ये ध्वज बनाया। तो इस ध्वज में फिर एक सजेशन दिया गांधी जी ने कि आप बीच में वाइट स्ट्रिप दर्शाओ, वाइट स्ट्रिप दर्शाओ मतलब कि आप एक बीच में वाइट स्ट्रिप दर्शाओ। और एक और व्यक्ति थे, उनका नाम आगे बताऊंगा, उन्होंने कहा कि जो ये व्हील है मतलब लूम है, ये जो चरखा है, करगा है, इसको आप बीच में लगाओ। ठीक है, लेकिन 1931 में यहाँ 1931 तक इसकी पॉपुलैरिटी खूब बढ़ चुकी थी, इसको खूब अडेप्ट कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस का जो झंडा है वो भी इससे कुछ मिलता जुलता था, इसलिए इसमें से एक चेंज किया, इसको हटा के, व्हील को हटा कर हमारा ये अशोक चक्रा को इसमें लगाया गया। और ये भी एक फैक्ट है कि बोला गया कि भाई ये लूम जो है, इससे ये हमारी समृद्धि को इतनी जल्दी नहीं दिखाएगा, ये हमें थोड़ा बैकवर्ड दिखाएगा, हमें फ्रंट फुट पे आगे आना है, और वो अशोक चक्रा दिखाता है कि प्रगति को दर्शाता है, तो इसलिए अशोक चक्रा को लगाया 1947 में। फाइनली हमारा जो ओरिजिनल भारतीय ध्वज है उसको डन कर दिया गया, ग्रीन हरी झंडी दे दी गई। और जो 22 जो आगे इसकी डेट है वो पढ़ लेंगे कि इसको हरी झंडी मिल गई थी 22 जुलाई 1947 में, और 22 जुलाई 1947 के तहत ही 22 जुलाई को फ्लैग डे होता है हमारा इंडिया का, नेशनल फ्लैग डे, भारतीय झंडा दिवस। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज। अब ये थे हमारे फ्लैग मैन पिंगली वेंकैया जी, जो 1963 को डाइड हो गए, मतलब मर गए, या वीर गति को तो नहीं, खैर खैर इन्होंने भी बहुत सारा सर्व किया है, आज़ादी के समय इन्होंने बहुत सारे अपने रोल अदा किए हैं, आज़ादी के समय आर्मी में भी थे, बहुत सारा काम भी किया है, तो इन्होंने बहुत महान काम किया है, तो हम इनको वीर गति में बोलेंगे, मतलब स्वर्गवास हो गया इनका 1963 में। इन्होंने देखो 1903 में पिंगली वेंकैया जी, तो मैंने 1961 का जो मैंने सॉरी 61 आई एम सॉरी 1921 का जो मैंने ध्वज दिखाया था, जो पूरे में जो लूम था वो चरखा था, पूरे तीनों कलर को घेरे हुए था, वो बनाया था इन्होंने। लेकिन लाला हंसराज जी ने इनको बोला कि फ्लैग में एक चरखा लगाओ, और गांधी जी ने इनसे वाइट स्ट्रिप लगाने की रिक्वेस्ट की, जो 1931 तक था। बाद में 1947 में फाइनली हमारा फ्लैग डन हो गया। ठीक है, और इसको कब अपनाया गया, जो हमारी जो एक संविधान सभा थी उसमें, उसकी असेंबली में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। उनके अंडर में ही 22 जुलाई 1947 को इसको फाइनली अपना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया। ठीक है, पिंगली वेंकैया जी का नाम याद रखना, ये फ्लैगमैन के नाम से जाने जाते हैं। ओके, एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द इंडियन फ्लैग। क्या आपको लगता है कि फ्लैग इंडिया में कोई भी ऐरा गैरा बना देगा? नहीं, इंडिया में फ्लैग बनाने का राइट स्पेसिफिक है, यानी किसी एक व्यक्ति के पास है, हर किसी के पास नहीं है, किसी एक संस्थान के पास है। ठीक है, तो खादी भारत ये इनका सिंबल है। देखो, कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग समायुक्त संघ लोकेटेड इन बेंगेरी
विलेज ऑफ धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बेंगेरी जिले में जो बेंगेरी विलेज में एक कर्नाटक जो है, यही एक ओनली वन है जिसके पास इज़ द ओनली वन यूनिट दैट होल्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग राइट ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग को खादी से बनाने का राइट पूरा पूरा इन्हीं के पास है, यही मैन्युफैक्चर करते हैं इसको, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। अब नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया तो हमने हर जगह देखा हुआ है, ये है हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। 4 शेर हैं, चौथा दिखाई नहीं देता क्योंकि पीछे है, अटैच हो रखा है बिल्कुल। और यहाँ पे घोड़ा और सांड दिखा रखा है, अशोक चक्र दिखा रखा है, कमल दिखा रखे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिज़ाइन, ये देखो कमल बना रखा है यहाँ पे। तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये हर मूवी में भी दिखाया भी जाता है, इसका शो भी आता था सत्यमेव जयते। तो ये काफ़ी वर्ड कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंडियाज़ नेशनल एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका या अशोक स्तंभ जो था उस सारनाथ में, जो अशोक ने बनवाया था अपने टाइम पे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में था, जो आजकल म्यूजियम है सारनाथ में, वहाँ रखा हुआ है सेफ। तो वहाँ पे बनाया गया था इसको, ठीक है। द नेशनल एम्बलम अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, लागू हो गया था, तब इसको अपनाया गया, ठीक है। इसका सिद्धांत वाक्य यानी जो मोटो वर्ड है ना, मेन वर्ड है वो ये है सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते का मतलब होता है ट्रुथ, जो ये है ट्रुथ अलोन ट्राइम्फ यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, ठीक है। और ये लिया कहाँ गया है, ये मुंडुको उपनिषद या मुंडकोपनिषद, ठीक है। वैसे इसको मुंडकोपनिषद कहेंगे, इंडियन स्कल्पचर है उससे लिया है, या पार्ट ऑफ हिंदू वेदास उससे वर्ड लिया है, ठीक है। मुंडकोपनिषद या मुंडको उपनिषद, ठीक है, उससे लिया गया है, ये हिंदू वेदास में है ये। और ये लिखा था देवनागरी में, ये जो वर्ड है ये देवनागरी में लिखा है, ठीक है। द कैपिटल हैज़ 4 एस्थेटिक लॉयन सिंबलाइजिंग पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। जो 4 ये सर हैं, ये चारों किस चीज़ को दर्शाते हैं, पावर को यानी शक्ति को, करेज यानी साहस को, प्राइड यानी गौरव को, और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को दर्शाते हैं ये चारों। तो पूछ सकता है, एम्बलम है हमारा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय गान इंडियन नेशनल एंथम, वो जो हमें इसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कहीं भी बैठ के नहीं गा सकते इसको हम। भारतीय राष्ट्रीय गान जो है हमारा, इसकी भी एक अलग सी पहचान है, अलग सी इज्जत है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इसका टाइटल है भारतीय राष्ट्रीय गान, म्यूजिक बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको म्यूजिक दिया था, लिरिक्स भी यानी इसको लिखा भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने था। इसका जो राग था वो अहिल्या बिलावल है, ठीक है। और इसको लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 में, लेकिन जो इसको पहली बार गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। वो भी कहाँ पे गाया गया था इसको, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, कलकत्ता सेशन लगा था कांग्रेस का, उसमें गाया गया था इसको पहली बार। और इसको कब डिक्लेयर किया गया हमारा राष्ट्रीय गान, 24 जनवरी 1950 में। कितने टाइम के लिए प्ले होता है, 52 सेकंड के लिए प्ले होता है। और आपको पता है ये पूरा का पूरा ही नहीं लिया गया था, मतलब ये पूरे के पूरे जो पूरा राष्ट्रीय गान था ना, उसका मात्र एक पैरा उठाया था इनने, ठीक है। जो पूरा राष्ट्रीय गान है उसका प्रथम पार्ट जो है, पाँच स्टेंजा है, 5 स्टेंजा में से पहला स्टेंजा यानी पहला पद उठाकर लिया गया है, वही हमारा राष्ट्रीय गान है, जिसको हम बड़े प्यार से बड़े सम्मान से गाते हैं। राष्ट्रीय गीत यानी इंडियन नेशनल सॉन्ग, ठीक है। वंदे मातरम मीन्स रिस्पेक्टफुली सैल्यूटिंग मदर, मतलब माँ को प्रणाम करना। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो बीकाजी कामा है हमारी आंदोलन वाली माता, भारतीय आंदोलनकारी माता, उनने अपने जो ध्वज है उसमें बीच में वंदे मातरम ही लिखा था। तो वंदे मातरम बहुत फेमस वर्ड था उस समय, आज़ादी से पहले। द ओरिजिनल सॉन्ग वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय विच हैज़ 6 स्टेंजाज, यानी 6 पद थे। आउट ऑफ 6 स्टेंजा 2 स्टेंजा वर अडॉप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। 6 में से 2 पद उठाए जाते हैं जो हम गाते हैं, प्रार्थना वगैरह में गाते हैं, और ये भी लोगों के अंदर उत्साह जगाने के लिए होता है, अपने भारत माता की रिस्पेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। ऑन 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वॉज प्रिसाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, फाइनलाइज द सॉन्ग, इसको फाइनल कर दिया गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें कलकत्ता अधिवेशन यानी सेशन में
साल 1896 को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था इसको, ठीक है। इनका जो सेशन हुआ था तब, ठीक है। 1882 में इसे आनंद मठ उपन्यास यानी नॉवल में शामिल कर लिया गया, ठीक है। इसे 64 सेकंड तक गाया जाना चाहिए, इसे 64 सेकंड तक गाया जाना चाहिए, ठीक है। नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये मैंने बड़ा पढ़ा है। भाद्रपद मेले लगते हैं, जो इतने भी हमने पढ़े थे ना, जितने भी मेले लगते हैं राजस्थान के, वो इसी के बेस पर लगते हैं। कार्तिक, पौष, माघ, फागुन, ठीक है। इसके बारे में पढ़ देते हैं। इन 1957 द शक कैलेंडर, एक हमारे भारत में शक साम्राज्य था, उसके उसके दौरान ये कैलेंडर चलाया गया था, ठीक है। तो इसी को अडॉप्ट किया गया एज हमारा नेशनल कैलेंडर। तो इन 1957 द शक कैलेंडर वाज स्टार्टेड बाय द कैलेंडर कमिटी एंड इट इज़ द बेस्ड ऑफ द शक एरा, शक संवत का एरा के टाइम पे चलाया जाता था। और ऑफिशियली इसको 22 मार्च 1957 को बोल दिया गया नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है, ठीक है, पंचांग, सॉरी। इसके बाद आता है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। ऐसा दिखता है बंगाल टाइगर, शान ही अलग है इनकी तो भाई, ठीक है। और कॉमन नेम इनका है रॉयल बंगाल टाइगर, और इसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है। इसको हम पैंथरा टाइग्रिस के नाम से जानते हैं, या फिर पैंथरा टाइग्रिस लिननियास, ठीक है, पूरा नाम साइंटिफिक। इसको डिक्लेयर कर दिया गया था अप्रैल 1973 में हमारा नेशनल एनिमल। कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, फाउंड इन, है ना। एवरेज वेट कितना हो सकता है? 220 मेल का किलोग्राम में, और फीमेल का 140। एवरेज लेंथ इनकी कितनी हो सकती है? मेल की अप टू 3 मीटर एंड फीमेल की अप टू 2.6 मीटर। एवरेज लाइफ स्पैन कितनी हो सकती है, मतलब जीवन कितना हो सकता है वाइल्ड में यानी जंगलों में? 8 से 10 साल। और एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज थी, मैंने इसी में दे दी, इसी को याद कर देना बहुत है भाई, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, पिकॉक, बड़ा सुंदरता की मिसाल है, मतलब बिल्कुल, ठीक है। अब इनका कॉमन नाम है इंडियन पिफाउल। इसको इंडियन पिफाउल, ये जो पिफाउल डब्लू वाला है ना, इसको देख लेना, ब्लू पिफाउल, ये यहाँ पे डब्लू होना चाहिए था, यहाँ पे यू लिख दिया है, डब्लू होना चाहिए था। इंडियन पिफाउल या ब्लू पिफाउल या फिर इंडियन पिकॉक, इसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पाओ क्रिस्टेटस, ठीक है। पाओ क्रिस्टेटस के नाम से जानते हैं इसको। 1963 यानी 26 जनवरी 1963 को इसको बोल दिया गया भाई इंडिया का नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। और बहुत अलग अलग जगह पर पाया जाता है। साउदर्न इंडिया में पाया जाता है अप्रैल से मई के बीच में, जून में नॉर्दर्न इंडिया में, और जनवरी टू मार्च में श्रीलंका। और हैबिटेट है, वैसे इसकी ईटिंग हैबिट क्या है? ऑमनीवोरस है। ऑमनीवोरस मीन्स क्या होता है? ये सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है। एवरेज वेट किसका कितना है इसका? मेल में होता है 5 किलो और फीमेल में 3.5 किलो एवरेज। एवरेज लेंथ कितनी हो सकती है इनकी? 1.595, 1.95 किस में? मेल में, और 2.25 किस में? और सॉरी 1.95 से 2.25 मेल में, और फीमेल में कितनी हो सकती है? 0.95 अप टू 0.95। एवरेज लाइफ इनकी कितनी होती है? 15 से 20 साल जंगलों में, वाइल्ड में। और एवरेज स्पीड 13 किलोमीटर प्रति आवर, ओके। बेसिक नॉलेज, इसको देख सकते हो आप, थोड़ा जूम करके देख लेना। आई होप इसको क्लियर देख पा रहे होगे आप, और इसकी क्वालिटी और बढ़ा सकते हो वीडियो की आप, ठीक है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, इंडियन लोटस। भाई इंडियन लोटस को हम पूजा में बड़ा इस्तेमाल करते हैं। हमारे इंडियन जो अगर हम बात करें धर्म की, जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें इसको काफ़ी अच्छे से पूजा जाता है। जैसे अगर हम गॉडेस की बातें करें, गॉडेस लक्ष्मी यानी लक्ष्मी माता के मतलब इसको चरण कमल माने जाते हैं बिल्कुल। और विष्णु जी और की नाभि से जो ये कमल निकला था, उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और ब्रह्मा जी इसमें इसी में बैठते हैं, लोटस पे। तो काफ़ी सारे इनके इसको लेकर मान्यता है, और काफ़ी प्योर माना जाता है इस चीज़ को इंडिया के रिलीजन में, ठीक है। इंडियन और जो हिंदू रिलीजन में, ठीक है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस, ठीक है। काफ़ी सुंदर होता है ये, और ये मड में यानी कीचड़ में उगता है, ठीक है। द फ्लावर साइंटिफिक नेम इज नेलेम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है। नेलेम्बो न्यूसीफेरा इट्स साइंटिफिक नेम, ठीक है। द लेंथ ऑफ दिस फ्लावर लीफ इज 60 टू 90 सेंटीमीटर। इसकी जो फ्लावर की लीफ होती है, पत्तियाँ होती है, उसकी लेंथ 60 टू 90 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। ये हमारा बेसिक नॉलेज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। साइंटिफिक नेम याद रखना। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया मैंगो, अरे आम फलों का राजा भाई, इसकी तो पता नहीं कितनी स्पीशीज़ मिलती है हमारे भारत में, बताऊँगा मैं। इन इंडिया देर आर ऑलमोस्ट 1300 स्पीशीज फाउंड इन डिफरेंट रीजन।
इतनी प्रजातियाँ मिलती हैं आम की भारत में, तो इसीलिए भारत में आम फलों का राजा, और काफ़ी मीठा, काफ़ी स्वादिष्ट होता है ये। ठीक है। जो भारत का एक एक यात्री आया था, मतलब बाहर से, ठीक है, अरब का कोई यात्री था, बहुत पुराने टाइम में आया था, उसने मैंगो की खूब तारीफ़ की है। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। इसकी जो इसके जो फ्रूट ट्री है वो 30 से 40 मीटर तक ग्रो कर सकता है। 30 से 40 मीटर तक की इसकी ऊंचाई हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन बनियान या बैनियन ट्री, या फिर वट वृक्ष, या फिर बरगद का पेड़। ये हमारा काफ़ी प्योर पेड़ है। काफ़ी आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों को इस पर फांसी भी लगा दी गई थी, बहुतों ने इस पर फांसी भी ले ली थी। और इसी के बाद उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को देखते हुए भी इसको राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया। इसके अलावा बुद्ध भी इसके नीचे बैठे थे। और इसकी काफ़ी मान्यता है। और जो ये बरगद का पेड़ है, इसकी काफ़ी पूजा वगैरह भी होती है। इसको भी कल्प वृक्ष माना जाता है। इसकी पूजा करके इससे भी बहुत सारी मन्नतें और दुआएं मांगते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है। तो इसको विश फुलफिलिंग ट्री भी कहते हैं, कल्प वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। और साइंटिफिक नेम है फाइकस बेगालियंसिस। फाइकस बेगालियंसिस इट इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ बनियन ट्री, या फिर वट वृक्ष या बरगद का पेड़, ठीक है। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया एलिफेंट। एनिमल राष्ट्रीय धरोहर माना है एलिफेंट को, ठीक है। और भारत सरकार ने एशियाई हाथी को 21 अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हेरिटेज यानी विरासत पशु घोषित कर दिया था, ठीक है। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, हमारी पवित्र गंगा, और पवित्र गंगा नदी नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत सारी प्रकार की जीव जंतु की स्पीशीज़ पाई जाती है। डॉल्फिन भी अपनी इसी में पाई जाती है। और काफ़ी पवित्र नदी है ये, मतलब इसको तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा माता मानते हैं, देवी मानते हैं, और इनकी सबसे अच्छी तरीके से पूजा की जाती है। तो वर्शिप की जाती है इनकी, और इनका पानी प्योर माना जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये है हमारी गंगा, इनका घाट है, इनके आसपास घाट होता है, शाम को गंगा आरती भी होती है। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है, ठीक है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी यानी नेशनल रिवर घोषित कर दिया गया था। अब इसके बाद बचता है लास्ट, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो अपना किंग कोबरा है उसको नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो यह रहा हमारी डॉल्फिन, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु यानी एक्वेटिक एनिमल क्या है? डॉल्फिन, यानी गैंगेटिक डॉल्फिन भी इसको कहते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम है इसका प्लेटेनिस्ट गंगोटिका। प्लेटेनिस्ट गंगोटिका इसका साइंटिफिक नेम है। और इसे केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया था, घोषित कर दिया गया था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका ये नेशनल सिंबल्स जितने भी थे वो सारे मैंने ख़त्म करवा दिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी गलत चीज़ दिख गई हो, गलत चीज़ इन द सेंस मेरा मतलब है कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन, मिसकम्युनिकेशन हो गया हो, कहीं पे कोई स्पेलिंग गलत पढ़ दी हो, और कोई नॉलेज मैंने गलत दे दी हो, इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दे दी हो, तो उसको ज़रूर कमेंट करके मेरे को ठीक कर देना, करेक्ट कर देना। बाकी मेरी तरफ से तो 99% सब चीज़ें ठीक हैं। आप अपना फीडबैक देते रहिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। कोई भी सवाल पूछोगे ज़रूर जवाब मिलेगा, कभी इग्नोर नहीं करते हम अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको। और इसी तरह आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। टाइम है आपके पास बहुत, लेकिन उस टाइम का यूटिलाइज़ भी आपने करना है। और इंग्लिश की वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए, अच्छी वीडियो बनाई है सर ने, और अच्छी वीडियो बना रहे हैं। बाकी प्रमोशन तो क्या ही करूँ, अब चलता रहेगा। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी वीडियोस चाहिए हो प्लेलिस्ट चेक करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरा व्यू दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़े कीजिए और पेपर की तैयारी भी। बाय।